हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, जो टीबीएमएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, नेट गेट के पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं और इसको हम कैसे एक नॉर्मल फॉर्म से दूसरे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अपने लास्ट दो वीडियोस में हमने यही डिस्कशन किया था कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे करते हैं। जैसे किसी भी यूनिवर्सल रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है, एनोमलीज की प्रॉब्लम आती है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ था, डिकम्पोजिशन में, यानी रिलेशन को हम ब्रेक कर रहे थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हम टेबल का डिकम्पोजिशन सही ढंग से कर सके और डेटा का रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन या जो अननेसेसरी डेटा बार बार टेबल में रिपीट हो रहे हैं उनको रिमूव किया जा सके, साथ ही साथ एनोमलीज को भी दूर कर सके। तो एक तरह से ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम टेबल को डिकम्पोज कर सकते हैं और यह चेक कर सकते हैं कि हमारे टेबल या हमारे डेटाबेस में किसी तरह की प्रॉब्लम आगे ना आए। तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन मेनली दो पर्पस के लिए यूज होता है। पहला, रिडंडेंट डेटा को रिमूव करना और दूसरा कि जो डेटा की डिपेंडेंसी है यानी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमारे डेटाबेस में मौजूद रहे, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो नॉर्मल फॉर्म्स अगर देखें तो ये इतने स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, BCNF, 4N, 5NF तक हम जाएंगे। और जैसे जैसे हम हायर नॉर्मल फॉर्म्स में जाते हैं डेटा पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं, यानी फर्स्ट से सेकेंड, फिर थर्ड, BCNF, 4N, 5NF तक डेटाबेस में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं की जा सकती हैं, यानी किसी भी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती हैं। उनमें हमेशा एटॉमिक वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर स्टोर कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय मोबाइल जो कॉलम है हमारा, उसमें यहाँ दो वैल्यू स्टोर है। एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, तो यहाँ दो वैल्यू स्टोर है, इन और इन ट्यूपल्स में। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे जहां हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू है, यानी यहाँ एक एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर एक से ज्यादा रो में स्टोर किए जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डेटा रिडंडेंसी की, यानी जैसे यहाँ एम्प्लॉय नंबर 102 एंड 104 का रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है क्योंकि हमें इनमें एटॉमिक वैल्यू स्टोर करनी है इन रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये अननेसेसरी ये डेटा हमारा रिपीट हो रहा है, उसका एड्रेस, नेम, ये चीजें रिपीट हो रही हैं। लेकिन ये टेबल किस फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती हैं, लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का ये रूल है कि हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू स्टोर की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो किसी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब माना जाता है, जब वह टेबल फर्स्ट एनएफ के रूल को फॉलो कर रहा हो, यानी फर्स्ट एनएफ में हमने क्या देखा था कि हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू स्टोर हो। साथ ही साथ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किसी टेबल को तब माना जाता है जब उस टेबल के नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर पार्शियली डिपेंडेंट नहीं हो। अब ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ऐसे एट्रीब्यूट जो की एट्रीब्यूट नहीं है या कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी चेक की जाती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड कैंडिडेट की के बीच।
तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ हमने एक टेबल लिया है जिसमें टीचर्स के डिटेल स्टोर कर रहे हैं, टीचर आईडी, सब्जेक्ट एंड टीचर एज। यहाँ यह assumption है कि एक टीचर कई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। जैसा कि यहाँ रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं टीचर आईडी 111 दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स। इसी तरीके से टीचर आईडी 333 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा है। साथ ही साथ यहाँ टीचर की एज भी स्टोर कर रहे हैं हम। तो यह टेबल हमारा 1NF में है क्योंकि हर कॉलम में हमारे पास सिंगल वैल्यू है। लेकिन यहाँ टीचर आईडी को की एट्रीब्यूट हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि टीचर आईडी हमारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कैंडिडेट की हम कैसे बना सकते हैं, टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट को मिला के। टीचर आईडी और सब्जेक्ट को देखें तो हमेशा हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी अगर हम दोनों को मिला दें। तो यह हमारा कैंडिडेट की हो सकता है, टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट। यहाँ टीचर एज, यह क्या हो गया, यह नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया क्योंकि यह कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। लेकिन टीचर एज की डिपेंडेंसी किस पर होगी, टीचर आईडी पर। यह सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा कि टीचर की एज कितनी है। टीचर का एज हमेशा किस पर डिपेंडेंट होगा, टीचर आईडी पर। यानी टीचर एज कैंडिडेट की के एक पार्ट पर डिपेंडेंट है, दोनों की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यह क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी कोई नॉन की एट्रीब्यूट जब कैंडिडेट की के किसी पार्ट पर डिपेंडेंट हो तो इसे पार्शियल डिपेंडेंसी कही जाती है। तो यहाँ इस एग्जांपल में टीचर एज एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की के एक पार्ट दैट इज टीचर आईडी पर डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो सेकेंड NF में यह नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हम इस रिलेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं टीचर डिटेल एक टेबल बनाया है जिसमें हमने क्या लिया है, टीचर आईडी एंड टीचर एज। यहाँ टीचर आईडी हमारा की एट्रीब्यूट हो सकता है और टीचर एज पूरी तरीके से इस की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करेगा। और दूसरा टेबल है हमारा टीचर सब्जेक्ट जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड टीचर आईडी स्टोर कर दिया है। तो यह टेबल या ये दो रिलेशन अब किसमें है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी दूर की। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को दूर करने वाले हैं। तो कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब माना जाता है, जब वह टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, साथ ही साथ उसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने एक टेबल लिया है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पिन, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा कैंडिडेट की हमने बनाया है एम्प्लॉय आईडी को। ये हमारा कैंडिडेट की हो सकता है क्योंकि हर एम्प्लॉय की आईडी यूनिक है और उसके आईडी से हम एम्प्लॉय का नेम, पिन, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट सब फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट हैं टेबल के, चाहे वो नेम, पिन, स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट हो, ये सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होगी कि एम्प्लॉय का पिन, अगर हमें स्टेट, एम्प्लॉय स्टेट पता करना हो तो हम किसको फाइंड कर सकते हैं, एम्प्लॉय के पिन को। एम्प्लॉय की सिटी की भी डिपेंडेंसी किस पर होगी, पिन कोड पे। इसी तरीके से एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट भी किस पर डिपेंड होगा, एम्प्लॉय के पिन पर। यानी ये जो जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ये सब डिपेंड किस पर हो रहे हैं, एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर, और इसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। ईएमपी पिन या उस एम्प्लॉय का पिन कोड किस पर डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय आईडी पर, लेकिन बाकी और सारे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कि ईएमपी पिन है उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ यह टेबल
3NF में नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो इसको हम दूर कैसे करेंगे? यहाँ हमने फिर टेबल को डिकम्पोज किया और दो अलग अलग रिलेशंस बना दिए। एक है एम्प्लॉय रिलेशन या एम्प्लॉय टेबल और दूसरा है एम्प्लॉय पिन टेबल। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी या ईएमपी आईडी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, ईएमपी नेम एंड ईएमपी पिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये दोनों डिपेंड किस पर करेंगे? ईएमपी आईडी पर। तो ये हमारे यहाँ ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ना तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब दूसरे टेबल में देखें तो ईएमपी पिन हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है और बाकी जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं ये सब किस पर डिपेंड करेंगे? ईएमपी पिन पर। तो इस तरीके से रिलेशन को डिकम्पोज करके हम अपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी दूर कर सकते हैं। तो यह टेबल अब किस में आ गया? 3NF में, जहां ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ना तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब बात करते हैं BCNF की। तो BCNF 3NF से भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, यानी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक की थी, लेकिन BCNF क्या चेक करता है कि कोई भी टेबल सबसे पहले तो वह 3NF में होना चाहिए, साथ ही अगर उसमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y है तो वहां x हमेशा सुपर की होना चाहिए। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि BCNF को फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? सुपर की। अगर ये सुपर की है तो इसका मतलब है कि हमारा टेबल BCNF में है। तो हमें सिर्फ यह चेक करना है कि जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है वो हमारा सुपर की हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक डिपार्टमेंट की डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, उसकी नेशनैलिटी, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं यह स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ यह भी अजम्पशन है कि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अगर इस टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें तो हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक एम्प्लॉय आईडी टू नेशनैलिटी एंड सेकेंड डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इस पर डिपेंडेंसी है। तो अगर इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें तो हम एक कैंडिडेट की बना सकते हैं। कैंडिडेट की हमारा क्या हो सकता है? एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अलोन की नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, साथ ही साथ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम प्राइम एट्रीब्यूट नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो एम्प्लॉय आईडी न तो अलोन एक की एट्रीब्यूट है, न ही एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अलोन एक की एट्रीब्यूट है। दोनों कंबाइन करके ही की क्रिएट हो रहा है। अकेला हम न तो एम्प्लॉय आईडी को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ की एट्रीब्यूट, न ही एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यह BCNF फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि BCNF फॉर्म क्या कह रहा था कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वह एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? की एट्रीब्यूट होना चाहिए या प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यह डायरेक्टली प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, यह दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक प्राइम एट्रीब्यूट या कैंडिडेट की बन सकता है। इस रिलेशन को BCNF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? वापस से हम इस रिलेशन को डिकम्पोज करेंगे। अब यहाँ हमने डिकम्पोज करके तीन अलग अलग रिलेशंस या टेबल्स बनाए हैं। पहला है EMP डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उस डिपार्टमेंट में यह स्टोर कर रहा है। दूसरा टेबल है EMP नेशनैलिटी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी एंड नेशनैलिटी स्टोर की जा रही है। तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा EMP डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट स्टोर किया जा रहा है।
तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी? EMP ID टू नेशनैलिटी। अब यहाँ देखें EMP नेशनैलिटी टेबल में, तो EMP ID हमारा क्या है? की एट्रीब्यूट है, या इसको हम सुपर की भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से यह सेटिस्फाई कर रहा है BCNF के रूल को कि जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है वह की एट्रीब्यूट है हमारा। सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उस डिपार्टमेंट के, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ EMP डिपार्टमेंट भी की एट्रीब्यूट बन सकता है, क्योंकि इसके थ्रू हम डिपार्टमेंट टाइप एंड उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों एक की एट्रीब्यूट है, जिसके कारण यह BCNF के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैंडिडेट की कौन कौन से हो गए हमारे? EMP नेशनैलिटी टेबल में EMP ID, EMP डिपार्टमेंट टेबल में EMP डिपार्टमेंट एंड EMP डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल में एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को मिलाकर कैंडिडेट की बनाया जा सकता है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह BCNF फॉर्म में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है वह एक की एट्रीब्यूट है। अब हमारा अगला फॉर्म है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या 4NF। तो 4NF क्या कहता है कि अगर हमारा रिलेशन BCNF में है और उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, तब वह टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे यहाँ टेबल में अगर हम ऑब्जर्व करें, एक टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं A, B एंड C। सपोज A एट्रीब्यूट के एक वैल्यू के लिए हमें B की मल्टीपल वैल्यू मिले या C की मल्टीपल वैल्यू मिले। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो A1 पर हमें B की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, यानी मल्टीपल वैल्यू मिल रही है, C की भी मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से A2 पर भी B और C की मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। साथ ही अगर B एट्रीब्यूट में देखें तो B2 पर हमें A की अलग अलग वैल्यू मिल रही है और C की भी अलग अलग वैल्यू मिल रही है। साथ ही C में भी अगर हम देखें तो C1 को अगर हम देखें तो यहाँ B की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, यानी हर एट्रीब्यूट की एक वैल्यू पर हमें दूसरे एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। तो यह कहलाती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसे हम सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, यानी A की एक वैल्यू पर हमें B की मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, C की एक वैल्यू पर B की मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, या A की एक वैल्यू पर हमें C की मल्टीपल वैल्यू मिल सकती है। तो यह डायग्राम है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक रिलेशन है वेंडर सप्लाई का, जिसमें कुछ एजम्पशन लिए गए हैं। जैसे अगर एक वेंडर है और वह कई आइटम सप्लाई कर सकता है, यानी वेंडर कोड एक हो सकता है और आइटम कोड उसके अलग अलग हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट में कई आइटम्स यूज हो सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट नंबर एक हो सकता है लेकिन आइटम कोड उसके लिए मल्टीपल हो सकते हैं। तीसरा है वेंडर सप्लाईज टू मेनी प्रोजेक्ट, यानी एक वेंडर कई अलग अलग प्रोजेक्ट में सप्लाई कर सकता है आइटम्स की। चौथा क्या कह रहा है? एन आइटम में बी सप्लाइड बाय मेनी वेंडर, यानी एक आइटम कई अलग अलग वेंडर के थ्रू लिया जा सकता है। तो इस रिलेशन में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे अगर हम यह डिसाइड करें कि वेंडर B1 किसी प्रोजेक्ट P2 के लिए आइटम सप्लाई करने वाला है, लेकिन वह आइटम डिसाइडेड नहीं है, तो इस तरह के ब्लैंक रो को हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, या आइटम कोड को उस समय ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि यहाँ डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है। जैसे वेंडर V3 के लिए आइटम I1 रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखें तो V3 के लिए आइटम I1 रिपीट हो रहा है, लेकिन यह वेंडर क्या कह रहा है? यह आइटम एक बार यह प्रोजेक्ट P1 के लिए सप्लाई कर रहा है, दूसरी बार यह प्रोजेक्ट P2 के लिए सप्लाई कर रहा है।
तो इस तरीके से इस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो यहाँ एक वेंडर कई आइटम सप्लाई कर सकता है, एक प्रोजेक्ट में कई आइटम्स यूज हो सकते हैं और एक वेंडर कई प्रोजेक्ट के लिए आइटम सप्लाई कर सकता है। तो यह रिलेशन थर्ड एनएफ में है, पीसीएनएफ में भी है, लेकिन इसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं माना जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग टेबल्स में डिवाइड करेंगे, जैसे वेंडर सप्लाई टेबल जिसमें वेंडर कोड एंड आइटम कोड होगा, और दूसरा टेबल जिसमें वेंडर प्रोजेक्ट टेबल जिसमें वेंडर कोड एंड प्रोजेक्ट का नंबर होगा, यानी कौन सा वेंडर कौन सा आइटम सप्लाई कर रहा है, और सेकेंड टेबल में हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कि कौन सा वेंडर किस प्रोजेक्ट के लिए आइटम सप्लाई कर रहा है। लेकिन फिर भी इस रिलेशन में एक प्रॉब्लम है। अब यह प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक वेंडर V1 किसी पर्टिकुलर आइटम की सप्लाई कर सकता है तो उसका डिटेल हम वेंडर सप्लाई टेबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सपोज वह आइटम अभी किसी प्रोजेक्ट में नीडेड नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में किस आइटम की जरूरत है। तो यह प्रॉब्लम हम दूर करेंगे 5NF में। तो 5NF क्या कहता है कि एक रिलेशन 4NF में हो, साथ ही साथ इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी को प्रिजर्व किया जाए। ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या था, हमने देखा था कि दो रिलेशन को अगर हम ज्वाइन करें तो वो वापस हमें ओरिजिनल रिलेशन मिल जाए। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, अब हमने एक और रिलेशन बनाया प्रोजेक्ट आइटम टेबल, जो यह बता रहा है कि किस प्रोजेक्ट में किस आइटम की जरूरत है। अभी तक 4NF में हमने क्या किया था, वेंडर कोड और आइटम कोड को एक रिलेशन में रखा था, साथ ही वेंडर कोड एंड प्रोजेक्ट नंबर को एक रिलेशन में रखा था। लेकिन वहां हमें यह नहीं पता चल पा रहा था कि किस प्रोजेक्ट के लिए किस आइटम की जरूरत है। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी दूर कर दी और ये रिलेशन अब हमारा नॉर्मलाइज हो गया। तो अब हम जल्दी से इन सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि अगर एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है तो उसमें एक एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए उस रिलेशन में हमने हर एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यू रखी, यानी एक एट्रीब्यूट के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो हमारा रिलेशन किसमें आ गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन उसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए हमने पार्शियल डिपेंडेंसी चेक की। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या था, जब किसी नॉन की एट्रीब्यूट का किसी कैंडिडेट की के एक पार्ट पे डिपेंडेंसी हो तो उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता था। तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसे हमने दूर किया, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के डिपेंडेंसी पूरे के पूरे की पर होनी चाहिए, ना कि की के एक पार्ट पर। तो हमारा रिलेशन किसमें आ गया, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। देन क्या था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर की गई। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या था कि अगर किसी रिलेशन में एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है और वो नॉन की एट्रीब्यूट वापस की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, तो ये क्या था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमने रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए उसमें मौजूद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर किया। देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को दूर किया गया। लेकिन थर्ड और फोर्थ के बीच एक और नॉर्मल फॉर्म था, दैट वाज BCNF। तो BCNF को कई बार थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही स्ट्रिक्ट वर्जन कहा जाता है, जो यह कहता है कि अगर एक डिपेंडेंसी है फ्रॉम अल्फा टू बीटा, देन अल्फा शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो सिर्फ यह चेक करना था BCNF में कि अल्फा हमारा यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हमने दूर की और रिलेशन को ब्रेक करके मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को दूर करके उसे हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाए। देन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या की गई, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी
को दूर करके हम उस रिलेशन को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। तो ये सारी चीजें थी नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।